हमने कल कुछ बीच बीच में छोटे छोटे काम आपको दिए थे, तो मैंने कहा था 1 एम्पियर की डेफिनेशन देना एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके ग्रुप पे कुछ समय पहले एसआई सिस्टम की जो बेस यूनिट्स है उनकी नई डेफिनेशन डाली थी। क्या किसी बच्चे ने कल ये ट्राई किया है क्या कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? करा था सर ट्राई, लेकिन यही आ रहा है कि मतलब 1 सेकंड में एक फ्लोर है, नहीं सुनो, 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लोर 1 सेकंड। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पहले क्या होता था, 2019 से पहले 1 एम्पियर को डिफाइन किया गया था यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वो कहते थे दो पैरेलल वायर लो वैक्यूम में, 1 मीटर दूर लो, लंबी वायर लो, दोनों में अगर आप 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाते हो तो दोनों एक दूसरे की 1-1 मीटर लेंथ पे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स लगाएंगे, तो उस समय जो करंट है वो 1 एम्पियर था। 2 साल पहले तक, 2019 तक ये बेसिक डेफिनेशन हुआ करती थी 1 एम्पियर की। फिर बताता हूं मैं, लिखना नहीं हमें क्योंकि अब तो डेफिनेशन ही चेंज होगी। 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स लीजिए, करंट कैरिंग वायर, उन दोनों के बीच में दूरी रख दो 1 मीटर, वैक्यूम में उन्हें रखिए मतलब एयर में, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दो। इतना करंट फ्लो करवाओ कि दोनों ये अट्रैक्ट करेंगे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करने पे। क्यों करेंगे वो मैग्नेटिज्म में आता है समझ में। इतना करंट फ्लो करवाओ कि दोनों की यूनिट लेंथ पे, 1 मीटर लेंथ पे जो फोर्स लगे 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लगे, तो जो दोनों में करंट फ्लो करे, क्या दोनों में बराबर करंट फ्लो कराने। हाँ, दोनों में। देखो मैं आपको यहां बता देता हूं, ओल्ड एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, पुरानी जो डेफिनेशन थी बिफोर 2019, तो ये थी एसआई की डेफिनेशन कि आप 2 लॉन्ग वायर्स लीजिए, दोनों में सेम करंट फ्लो करवाओ आई, दोनों के बीच की दूरी रख दो 1 मीटर, मीडियम ले लिया हमने वैक्यूम। अगर दोनों वायर्स एक ये अट्रैक्ट करेंगी, मैग्नेटिक इफेक्ट में हम समझेंगे। अगर मान लो इस वायर की आपने 1 मीटर लेंथ ली और उस 1 मीटर लेंथ पे जो फोर्स लग रहा हो, उस 1 मीटर लेंथ पे जो फोर्स लग रहा हो वो लग रहा हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, इतना फोर्स हो, तो ये जो दोनों में करंट है, इफ F पर यूनिट लेंथ इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो जो I होगा दैट वाज 1 एम्पियर। ये थी 2019 तक की 1 एम्पियर की डेफिनेशन। और आपके किसी भी पेपर के लिए कैलकुलेट कैसे होता है, उस फॉर्मूले से तो नहीं होगा भाई? अभी कहाँ पढ़ा हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला? अभी तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, अगले चैप्टर में मतलब अगली यूनिट में जाके हम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये जो है ना, ये F, दिस इज F मैग्नेटिक। और मैं आपको बता दूं, चलो वहां पे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0 I1 I2 अपॉन 2πr, where μ0 is equal to 4π into 10⁻⁷ in SI। अब रख के देखो क्या ये बन रहा है? अब रख के देखो एक बार, दोनों I 1 1, R इनके बीच का सेपरेशन है 1, L आपने 1 मीटर लिया, μ0 की वैल्यू रखी 4π into 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2π, तो क्या ये आ गया कि नहीं फोर्स? है ना। तो ये हम पढ़ेंगे आगे चल के मैग्नेटिज्म में। लेकिन ये इतना अच्छा सवाल था, लगभग ये आया रहा करता, बोर्ड एग्जाम में लगा लो, किसी और एग्जाम में लगा लो, मतलब ये सवाल बार बार पूछते रहते थे कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी एक बड़ा अच्छा सवाल था। लेकिन ये तो थी ओल्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। आप प्लीज इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कर लें, चाहे पुरानी डेफिनेशन हो, इसमें कुछ तो पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स से हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। तो आप इसको भी लिख ही लीजिए।
So ये म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इनटू 10 की पावर -7 है। हाँ 10⁻⁷ है ये एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वैल्यू। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं ये बताओ। मतलब कोई कांस्टेंट है कुछ ना है ना वैसे ही है? पहले नहीं मुझे नाम बताओ, मैंने पूछा उसका जवाब दो। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्या होता है वो? परमिटिविटी। परमिटिविटी। तो म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी। म्यू नॉट को हम बोल दिया करते हैं परमिएबिलिटी। ये नाम आगे आएंगे मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में, वहां जाके हम इन चीजों को समझ रहे होंगे। लिख लिया क्या ओल्ड डेफिनेशन? यस सर। ठीक है। ये आपके ना दो कांस्टेंट्स होते हैं, एक एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ चलता है, एक म्यू नॉट जो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में चलेगा। एसआई ने किसकी वैल्यू फिक्स कर रखी है, एप्सिलॉन नॉट की कि म्यू नॉट की, या दोनों की? एसआई सिस्टम ने कौन से कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स कर रखी है, एप्सिलॉन नॉट की, म्यू नॉट की, या दोनों कांस्टेंट्स की? एप्सिलॉन नॉट पता ना। चलो ये भी मैं एक एक्स्ट्रा डिटेल आपको दे देता हूँ यहाँ पे कि थोड़ा मैं इसको हटाऊं, अगर ये आपने नोट कर लिया है तो। ये जो म्यू नॉट होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इन एसआई सिस्टम म्यू नॉट इज फिक्स्ड। एसआई सिस्टम में म्यू नॉट को फिक्स किया गया और म्यू नॉट दिया गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इन एसआई में। इसकी यूनिट पे अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमने आगे की टर्म्स नहीं पढ़ी है, मैग्नेटिक फील्ड वाले टर्म्स, तो उन पे हम नहीं जा रहे। लेकिन यहां से एप्सिलॉन नॉट अपने आप निकला। एप्सिलॉन नॉट कम्स आउट बाय फिक्सिंग म्यू नॉट। कैसे निकला? म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन होता है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो इन दोनों को रिलेट करती है। सी तो हम जानते हैं नियरली 3 × 10⁸ होती है ना, तो वो इन दोनों को रिलेट करती है। ये इन दोनों में रिलेशन होता है। यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट निकालू, स्क्वायर किया आपने, c² = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं अगर 1/एप्सिलॉन नॉट निकालूं, 1/एप्सिलॉन नॉट तो कितना आया, म्यू नॉट इंटू c²। देखो हम यहीं से कंफर्म करेंगे एक चीज, क्या हम इस चीज की वैल्यू याद करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट की? यस सर। करते हैं। यहां देखते हैं 4 पाई से आपने डिवाइड किया, म्यू नॉट इंटू c²/4 पाई। चलिए वैल्यूज रखते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू एसआई ने फिक्स कर रखी है कितनी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सी का स्क्वायर कितना होगा, सी होता है 3 × 10⁸, तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 9 × 10⁻16। 9 × 10⁻16 और अपॉन है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना बचा ये ऊपर, बताओ ये कितना, 9 × 10⁻9। क्या हम ये बहुत पहले से याद करके आए हैं कि नहीं, पहले चैप्टर में के की वैल्यू, लेकिन वो निकलती यहां से है। आप देखो ये थोड़ा जिक्र हो गया कि नहीं और चीजों का, लेकिन अब हो गया तो हो गया। आप याद रखें, कभी हो सकता है इस तरह की ही बातें पूछ ली जाएं। परमिटिविटी की वैल्यू फिक्स कर रखी है एसआई सिस्टम ने, या परमिएबिलिटी की, तो किसकी वैल्यू फिक्स कर रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। क्या होता है उस चैप्टर में समझेंगे मैग्नेटिज्म वाले में,
उसकी वैल्यू से एप्सिलॉन निकलता है और वहां से 1/4 पर एप्सिलॉन आता है, जो हम एसआई में याद रखते हैं। ठीक है, तो ये बातें ऐड कर दो इसके साथ ही, ये भी एक पॉइंट है, अच्छा सा पॉइंट है। हो गया ना। मैं आपको ये बताऊं ये कहाँ है, ये आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में कहाँ है, ताकि कभी आपको पढ़ने का मन करे। और ये छोटी छोटी चीज़ें यार ये छुप जाती हैं और बच्चे देख नहीं पाते कि ऐसी भी बातें बता रखी होती हैं बुक में। जस्ट 1 मिनट का समय दो मुझे, देख के बताता हूँ। मेरी बुक में ये पेज नंबर 144 है। आपकी बुक में हो सकता है वो एक आधा पेज नंबर इधर उधर हो, बिकॉज वो बीच में वेंडी ग्राफ जनरेटर और ये सब हट गया था। पेज नंबर 144 या उसके आसपास जहां आपको एग्जाम्पल 4.5 दिखे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, जहां एग्जाम्पल 4.5 है जस्ट उसके ऊपर मिला क्या, अगर किसी ने किताब खोली हो तो। यस सर, जहां पे जहां एग्जाम्पल 4.5 है, कौन सा पेज नंबर है आपकी बुक में वो? 144। अच्छा 144 ही है, तो इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन पढ़ो और उसमें इन्होंने बता रखा होगा, हाँ ये सब करके ही दिखा रखा है। तो आप चाहो तो ना इसके साथ, इस पॉइंट के साथ अपनी कॉपी में लिख दो एनसीईआरटी पेज नंबर 144, ताकि आप कभी भी ये चीज कंफर्म करना चाहें वहां से कर सकते हैं। इसके साथ लिख लो ये एनसीईआरटी पेज नंबर 144। चलो भाई मिटाऊ ना, हो गया ये तो ओल्ड डेफिनेशन। यस सर। अब आते हैं हम न्यू एसआई डेफिनेशन ऑफ फ्रॉम 2019। तो अब क्या किया एसआई सिस्टम ने, बताओ कितनी बेस यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम में? +1 में पढ़ा होगा हमने, 7 है ना। एसआई सिस्टम ने उनमें से ज्यादातर की डेफिनेशन चेंज कर दी। एसआई सिस्टम की पुरानी डेफिनेशन आपने कभी +1 में पढ़ा हो, बोले 1 किलोग्राम की डेफिनेशन, बोले पेरिस चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, वहां एक जगह है, वहां पे एक प्लेटिनियम इरिडियम का सिलेंडर रखा हुआ है ऐसा लोहे का, उसका जो वजन हमने कर रखा है वो 1 kg। क्या पढ़ा था ये कभी ये डेफिनेशन? यस सर, यस सर। तो यार ये कितनी अजीब सी डेफिनेशन थी। बोले 1 किलोग्राम को देखने फ्रांस चले जाओ, क्या पता वहां रखे रखे उसका मास कम ज्यादा हो रहा हो समय के साथ साथ टेम्परेचर। तो ये बहुत अजीब डेफिनेशन थी। 1 मोल को कैसे डिफाइन कर रहे थे, वो कार्बन 12 का यूज करके डिफाइन कर रहे थे 1 मोल को। मतलब कई दिक्कतें थी पुरानी डेफिनेशंस में, कुछ सही थी कुछ गलत थी, गलत नहीं थी लेकिन कुछ और इम्प्रूव हो सकती थी। तो 2019 में एसआई सिस्टम ने क्या किया, इन 7 डेफिनेशंस को बोले हम फिजिकल कांस्टेंट्स की मदद से डिफाइन करेंगे। वो फिजिकल कांस्टेंट जो हम अच्छे से लिख चुके हैं, देख चुके हैं, वो फिजिकल कांस्टेंट। तो देखो इन्होंने जब 1 एम्पियर को डिफाइन किया तो उसके लिए पहले बोला कि भाई 1 सेकेंड डिफाइन कर लो, पहले बोले 1 सेकेंड डिफाइन कर लो, उससे 1 एम्पियर डिफाइन होगा। 1 सेकेंड की वही डेफिनेशन है जो पुरानी है, जो आप पीछे 2019 तक भी पढ़ी होगी, लेकिन आपको याद थोड़ी होगी, याद तो इतना हम करते ही नहीं ये चीजें। हाँ इतना जरूर याद होना चाहिए, एक सीजियम 133 एटम है, पढ़ा है ना, CeSiUm, ये कोई एलिमेंट है, 133 इसका मास नंबर। सीजियम 133 बार बार अपनी स्टेट चेंज करता रहता है, बार बार वो अपनी ग्राउंड स्टेट में, उसके 2 लेवल होते हैं,
ग्राउंड स्टेट में ही उसके 2 लेवल होते हैं, तो वो बार बार अपनी स्टेट चेंज करता रहता है। जितनी देर में 9 अरब 19 करोड़, अब ध्यान से सुनो, बहुत आगे है ये नंबर, जितनी देर में 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 ट्रांजिशन हो जाएं इस सीजियम एटम के, 133 एटम के, उस टाइम को क्या डिफाइन किया गया है? वो टाइम कितना होता है? 1 सेकेंड। सर किसने डिफाइन की थी ये? अरे यार ये तो अब की नहीं है, तो पुरानी डेफिनेशन है, बहुत ही एटॉमिक क्लॉक से 1 सेकेंड को डिफाइन कर रखा है। देखो आपके पेपर में ये वैल्यू नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा याद नहीं करेगा, परंतु ये वैल्यूज तो +1 में आ चुकी होती हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर आपको कहीं पेपर से बाहर कहीं इंटरव्यू या कोई क्विज वगैरह में जाना हो जाए, होते हैं ना कई बार क्विजेज हो जाते हैं इस तरह से, तो डेफिनेटली उनके लिए एक बड़ा अच्छा सा ये सवाल है। मैंने आपको, हाँ बिल्कुल, उनके इंटरव्यू होते हैं और इस तरह से, तो उनके लिए एक अच्छा सवाल है। तो याद रखना मुश्किल नहीं है यार, मैं बोल रहा इसको, मतलब मैं तो अरब खरब इस तरह से बोल लेता हूँ, आप इंग्लिश में याद करते हैं जैसे भी करते हैं, मुझे तो काउंटिंग ही ऐसे आती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वो तो जैसा पहले पढ़ा होता है उसी तरह से हम बोलते हैं। 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 ट्रांजिशंस, ये जितनी देर में होंगे, पहली बात उस टाइम को बोला गया कि वो टाइम क्या है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आपको ये फैक्टर याद रहे ना रहे, लेकिन यूं तो याद कर सकते हैं कि कौन से एटम का यूज किया गया है 1 सेकेंड को डिफाइन करने के लिए, ये तो याद हो जाएगा। सर वो तो ठीक है, पर ये बात समझ नहीं आई क्या है इनके दिमाग में कि इसे 1 सेकेंड डिफाइन किया? ये अभी हमारे दिमाग में नहीं आ सकता है कि इन्होंने ये कैसे किया है। मैं बताता हूँ आपको, बहुत ही एग्जैक्ट कॉन्स्टेंट्स ले रखे हैं, और एटॉमिक क्लॉक पे जाने का रीजन ये था, ये बहुत ही पीरियोडिक है। बहुत ही पीरियोडिक मतलब कई साल तक देखा गया, तब भी हर बार इतनी ही देर में फिक्स टाइम में ये ट्रांजिशन हो रहे थे, और किसी चीज में इतना कांस्टेंट चीज कोई थी नहीं। तो इन्होंने बोला इस चीज को यूज करो, और फिर बोला ये इतनी फास्ट ट्रांजिशन थे। अब देखो, आप सोचो 1 सेकंड में 9 अरब ट्रांजिशन, हम सोच भी नहीं सकते इतनी फास्ट ये ट्रांजिशन है। तो यार यही तो रिसर्च है। आप मुझे एक बात का जवाब देना, आज थोड़ा टॉपिक अलग चल रहा है, मतलब अच्छा टॉपिक चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप ये बताओ, क्या थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में इंटरेस्ट बन रहा है क्या? पहले तो ये बताओ। यस सर। हाँ जी, एक बच्चा नहीं, बाकी बच्चे भी यार कुछ बताओ, फिजिक्स समझ भी आने लगी है कि नहीं? कुछ इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं इसमें? चलो मैं मानता हूँ कि बन रहा होगा, मेरे आगे तो मना क्यों करोगे? हाँ ही भर रहे हो ना, या कोई मना कर रहा है? ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता कहाँ रिसर्च जा रही है। इतनी जल्दी हम कहें कि हम आइंस्टीन की थ्योरी को गलत प्रूव कर देंगे, ये कर देंगे, अभी हमने पढ़ी ही नहीं कोई चीज़, तो कैसे? लेकिन आप IIT में जाओगे या और अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आपको फिजिक्स का कोर्स लेना है, फिजिक्स का कोर्स लीजिए, उसमें फटाफट होगा यार, 3-4 साल यूँ निकल जाएंगे, पढ़ते पढ़ते पता भी नहीं लगेगा। आपने बीटेक की या इंटीग्रेटेड कोर्स किया, इंटीग्रेटेड कोर्सेज बहुत होते हैं IIT में, आपने वो किए, MSc टेक इस तरह के कोर्स किए या जो भी किए, तो मतलब आपने देखा मैंने आज जो प्रोफाइल पिक लगा रखी है, यस सर, क्या लगा रखा है उसमें? वो MSc टेक, ये 2 नहीं, ये 3 साल का कोर्स होता है MSc टेक इन एस्ट्रोफिजिक्स या जियोफिजिक्स का था मेरा। हाँ, मैं खैर जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो वो फिर सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, इतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हाँ ये पहले कभी हुआ होता तो शायद मैं चला भी गया होता। लेकिन आप लोग अभी बच्चे हो, तो बड़ा स्कोप है इस चीज़ में, रिसर्च में आप जाओगे तो आप इन चीज़ों पे भी विचार कर सकते हो कि ये क्यों ये लिया गया है। समझ गए? ये चीज़ें आगे आएंगी। अब 1 सेकेंड डिफाइन करने के बाद फिर इन्होंने कहा कि भाई अब हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर को। नई जो डेफिनेशन है वो इस तरह चलती है, 1 सेकेंड डिफाइन करने के बाद बोले कि अब हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को। बोले 1 सेकेंड तो डिफाइन हो ही लिया, बोले हाँ ठीक है। अब बोले भाई जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आप बताओ इस एलिमेंट्री चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है?
इस एलिमेंट्री चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, ई की वैल्यू 1.6 into 10 ई की और वैल्यू माइनस 1.6 आगे 1.6 into नहीं 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 नहीं, अब रुक जाओ, अब एसआई की डेफिनेशन आती है 1.6021। अभी मतलब एसआई ने अपनी यूनिट खत्म नहीं की है। 1.6021 76634 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर सेकेंड। कूलम मत बोलो, क्या हमने पढ़ा था 1 कूलम इज 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। इन्होंने कहा कि पहले तो आप 1 सेकेंड को डिफाइन कर लो, 1 सेकेंड की डेफिनेशन ये है, उससे 1 सेकेंड का यूज करते हुए अब ई का चार्ज डिफाइन करो कि ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो ये वैल्यू होती है एंड दैट इज इतने एम्पियर इनटू सेकेंड। इन दोनों से अब आप एम्पियर की वैल्यू निकाल सकते हो क्या है। जब भी अब एम्पियर की आगे से कभी डेफिनेशन दी जाएगी तो इसी तरह दी जाएगी, दिस इज द एलिमेंट्री चार्ज, दिस इज द एलिमेंट्री चार्ज ई। लेकिन अगर आप इसमें साथ में आपने सेकंड यूज कर दिया तो साथ में ये बताना पड़ेगा वेयर 1 सेकेंड इज डिफाइंड बाय यूजिंग सीशियम 133 एटॉमिक क्लॉक। तो पहले सेकंड की डेफिनेशन आती है और फिर उस सेकंड के टर्म्स में एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया कि एलिमेंट का चार्ज जितना, इसमें जो ये आ रहा है दिस इज 1 एम्पियर। ये अब नई डेफिनेशन है। अब जैसे हम छोटे बच्चे 10th के बच्चे, आप 10th में एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे तो उनमें तो यार ये मिलता है 1 एम्पियर का क्या मतलब है। बोले अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में चल रहा है तो उसे 1 एम्पियर बोलते हैं ही नहीं, ऐसा पढ़ा होगा उसमें 10th की किताब में, है ना। तो लेकिन उसी चीज को वैसा ही ने एक्सेप्ट कर लिया। पहले क्या होता था, वो मैग्नेटिक वाली बात थी, अब वो 1 कूलम 1 सेकंड उसको थोड़ा ढंग से एक फिजिकल कांस्टेंट की टर्म्स में डिफाइन कर लिया है। तो ये आपकी नई डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, आप इसे भी नोट कीजिए एक कांस्टेंट की टर्म्स में। सर जब ये सेकंड वगैरह ये डिफाइन नहीं हुए थे उससे पहले क्या यूज करते थे लोग? उससे पहले जैसे गैलीलियो ने शुरुआत टाइम की के थी, लिए। एक मिनट, गैलीलियो ने शुरुआत की थी कभी टाइम मेजरमेंट। आपको पता होगा फर्स्ट फिजिसिस्ट कौन माना जाता है, बिल्कुल जो मेजरमेंट का काम जिसने स्टार्ट किया था पहला फिजिसिस्ट गैलीलियो, बिल्कुल गैलीलियो को ही मानते हैं। उन्होंने क्या किया था, गैलीलियो ने मेजरमेंट स्टार्ट किया था, उससे पहले ना केवल तुक्के चलते थे। गैलीलियो ने कौन सी क्लॉक यूज की थी, ये क्लॉक समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? अपनी खुद की पल्स रेट, बिल्कुल जो शुरुआत हुई थी ना, जब टाइम मेजर करने लगे थे लोग, गैलीलियो ने देखा कि उन्होंने एक बॉल को लुढ़का के देखा, एक फट्टे पे एक बॉल को लुढ़का के देखा, तो उनको जरूरत पड़ी टाइम मेजरमेंट की। तो जब गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम अपनी खुद की पल्स रेट यूज की थी, धीरे धीरे चीजें बनती गई, लेकिन धीरे धीरे सुधार भी होता रहा। अब मुझे ये नहीं पता पुरानी सेकंड की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी, लेकिन जब से मैंने पढ़ा है 1 सेकंड इस तरह से डिफाइन हो रहा है। हो गया भाई, ये हो गई क्या नई डेफिनेशंस दोनों? यस सर। कितने चांस हैं, आप याद कर पाओगे इसे? वेयर के बाद क्या है? हैं किसके बाद? वेयर 1 सेकंड, ये इज नहीं है, दिस इज 1 सेकंड। जो आपने सेकंड यूज किया है वो है 1 सेकंड इज डिफाइंड बाय यूजिंग सीशियम 133 एटॉमिक क्लॉक, जो मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है। सर 1 सेकंड कर लिया, इसके बाद फिर ये 1 मिनट में 60 सेकंड ही क्यों करे, 100 क्यों नहीं करे? ना वो अपनी जरूरत थी। वो तो क्या है, डिफाइन आपको केवल 1 सेकंड करना था। अब उसके बाद 1 मिनट में 60 ही क्यों किए, 100 क्यों नहीं किए? ये तो आपस में लोगों ने यूं लगा लो कि कभी से चलता आ रहा है कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इतनी देर में कोई काम पूरा हो रहा था। जैसे मान लो मैं टीचिंग की बात करूं, क्या एक
60 मिनट का लेक्चर कई बार एक कंफर्टेबल सा माना जाता है कि नहीं, कि हाँ भाई 60 मिनट का लेक्चर है, तो कोई भी और काम वो 1 घंटे का बना दिया, भाई लो चलो 1 घंटे ये हो जाएगा 1 घंटे ये, तो वो उन्होंने 1 घंटा वो 100 मिनट को भी बोल सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि ज़्यादा बेटर है कि 1 घंटा 60 मिनट को बोला जाए। तो ये तो सब आपसी सहमति की बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लैरिफाई हुआ आपको क्या बता रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है सर पहले तो ये सब मतलब अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डिसाइड करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखो एसआई सिस्टम आने के बाद ही तो ये रैशनलाइजेशन हुआ है। आप पहले लेंथ मेजर करते थे, ब्रिटिशर्स फुट में लेंथ मेजर करते थे। क्या आज भी हमारे घर के, मकान के और ये फुट वगैरह में फीट में चलते हैं कि नहीं? चलते हैं। बताते हैं ना कि भाई ये 16 फीट चौड़ाई है, ये 15 फीट है ऊंचाई, बोलते हैं इस तरह से। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 150 सालों तक किसका राज रहा है? ब्रिटिशर्स ही तो रहे हैं। हाँ, तो उन्हीं का कल्चर थोड़ा चलता गया। अच्छा, जैसे और जो अपने सर वजन तो पाउंड में नापते हैं, यहाँ पे तो किलोग्राम ये चलता है। नहीं, तो आप अगर देखोगे जो जैसे जिम के आइटम्स होते हैं उनमें पाउंड वगैरह में भी चलते हैं, और एग्जैक्टली सारी चीजें ब्रिटिशर्स की थोड़ी है। संविधान बदल चुका था, सब कुछ था, परंतु कुछ चीजें चल रही थी। अब जैसे मैं लेंथ की बात करूं, क्या आपने अपना देसी सिस्टम देखा है लेंथ का? कोई खाट है, खाट जानते हो खाट क्या होती है? हाँ, उसमें है ना यूं नापते हैं। हाँ, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसे? बिलांग। सही करे। तो ये हमारी यूनिट थी बिलांग, उसमें थोड़ी और छोटी बन जाए तो आगे ये उंगलियां लगा के देखते थे। ध्यान है कि नहीं ये सारी बातें? तो ये नाम नहीं पता इनका। हाँ, तो ये बिलांद और अंगल इस तरह से बोलते थे, लेकिन ये सब पर इनमें क्या था? अब बिलांद क्या सबका बिलांद सेम साइज का होता है सभी का हाथ? हाँ, तो उसमें ये दिक्कत आ रही है। कोई कह रहा है वो खाट 7 बिलांद की, कोई कह रहा है 6 बिलांद की, तो ये तो कंफ्यूजन हो गया था यार, क्या है क्या नहीं। इसीलिए एक रैशनलाइज सिस्टम बनाया गया और पूरे विश्व में वो चल रहा है। चलो मैं अब थोड़ा आगे बढ़ूं इसमें। यस सर। चलो ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा और 10 मिनट इसी को देता हूं। जैसे आपने 1 एम्पियर को डिफाइन किया, अब बात करें कि 1 किलोग्राम को डिफाइन करो। 1 किलोग्राम को, पुरानी डेफिनेशन थी, मैंने कहा प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर, आप सभी ने पढ़ रखा है ना? पढ़ी तो थी ना +1 में, कि नहीं पढ़ी ये वाली डेफिनेशन भी? पढ़ी थी। अफसोस की बात ये है, 2019 गए 2 साल हो लिए, अफसोस की बात यह है आज भी पुरानी डेफिनेशन ही आधी जगह पढ़ाई जा रही है, पढ़ रहे हैं बच्चे, आधी जगह चेंज ही नहीं हुए, पता नहीं बुक्स में भी नहीं हुए कैसे क्या, आधी जगह वही पुरानी डेफिनेशन चली जा रही है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई 1 किलोग्राम कैसे डिफाइन होता है और उस पर कैसे आपके आईआईटी में क्या सवाल आ सकता है, मैं उस पर चलता हूँ। थोड़ी देर, थोड़ा टाइम लगाए ना आज इस पे, या अपने करंट पे भागे आगे? ना सर, लगा वही। चलो ठीक है, ठीक है। अब सुनो सर, ये 2019 में चेंज हो गया, लेकिन बुक में अगर वही है तो फिर आईआईटी में अगर क्वेश्चन आते तो उसमें क्या करेंगे? ना ना, आईआईटी आपकी पुरानी यार, आईआईटी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो जो आपका चेंज हो चुका है ना उस पे है। सिलेबस में कभी वो ये नहीं कहेंगे कि एसआई की नई डेफिनेशन या एसआई की पुरानी डेफिनेशन, वो तो एसआई यूनिट्स की डेफिनेशन ये है, समझ गए हो? यस सर। आपको तो नए के साथ चलना है, तो चेंज हुए, और ऐसा तो है नहीं कि अभी हुआ हो 2 महीने पहले, ये तो 2 साल पहले हो चुका है। मान लो मैं कहूं कि आपको 1 किलोग्राम डिफाइन करना हो, तो उसके लिए आपने क्या किया? पहले 1 सेकंड डिफाइन किया, कर दिया 1 सेकंड, ठीक है? अब जो नई डेफिनेशन हैं वो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। फिर आप डिफाइन करेंगे सेकंड की मदद से, आप मीटर डिफाइन करेंगे, सेकंड की मदद से आप मीटर को डिफाइन करेंगे। मीटर या मिनट? मीटर, मीटर। मैं अभी किलोग्राम पे जा रहा हूं, रुको। किलोग्राम की नई डेफिनेशन सुनो। अब पहले आपने 1 सेकंड डिफाइन कर लिया कि सीसीएम 133 एटम के इतने ट्रांजिशंस अपने 2 लेवल में जितनी देर में होंगे, वो क्या बोलेंगे हम? 1 सेकंड, है ना? अब 1 मीटर, एसआई ने 1 मीटर की, यही 2019 से पहले की डेफिनेशन थी जो मैं अभी दे रहा हूं। मान लो आप वैक्यूम में हो, लाइट को चलने दो, लाइट यहां से स्टार्ट हुई, t बराबर 0 पे, कितनी देर चलने देना है? थोड़ी सी देर। कितनी देर? बहुत थोड़ी देर। 1/299,792,458 सेकेंड। वैक्यूम में लाइट यहां से यहां इतने टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करके जाएगी
उस दूरी को एग्जैक्टली क्या बोला जाता है? 1 मीटर। क्या ये 1 मीटर की डेफिनेशन नहीं है आपके लिए या पढ़ रखी है पहले? पढ़ रखी है सर। बिल्कुल पढ़ रखी होगी। एंड 1 मीटर इज डिफाइंड, पुरानी वाली है, नहीं वाली है। अरे चेंज नहीं हुई मीटर की डेफिनेशन तो 19 में, पहले भी यही थी, बाद में भी यही है। 1 मीटर इज डिफाइंड बाय यूजिंग सी। 1 मीटर को जो डिफाइन किया जाता है सी की मदद से डिफाइन किया जाता है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और सी आपको पता होना चाहिए, सी होता है 299,792,458, जिसको आप नियरली 3 गुना 10 की पावर 8 याद करते हो। यस सर। वो तो थोड़ी ज्यादा बोल देते हैं, एग्जैक्ट ये होती है। अब आप देखो ना, अगर लाइट की स्पीड ये है और आपने इतनी देर लाइट को चला दिया तो डिस्टेंस कवर्ड होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना डिस्टेंस आया? 1 मीटर। समझ आया कि नहीं आया 1 मीटर की ये डेफिनेशन? यस सर। अब यहां से डिफाइन होगा 1 किलोग्राम। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1 किलोग्राम डिफाइन कैसे होना था। उसके लिए पहले 1 सेकेंड डिफाइन होगा, फिर 1 मीटर डिफाइन होगा, फिर 1 किलोग्राम डिफाइन होगा। अब क्या किया इन्होंने, कहा कि एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू एसआई ने फिक्स कर दी, जो आपने अच्छे से केमिस्ट्री और इन सब में पढ़ रखा है। प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा है आपने? प्लैंक्स कांस्टेंट यस सर। क्या सिंबल देते हैं? क्या सिंबल देते हैं? एच। एच, बिल्कुल H। ई बराबर एच न्यू टाइप चीज पढ़ी है ना? यस सर। हाँ। उसकी वैल्यू बताओ मुझे, आप बताओ, फिर पूरी मैं करूंगा। 6.626 into 10 की पावर -34। अब देखो हम तो इतनी याद करते हैं 6.626, लेकिन एसआई ने एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स कर दी। इसके आगे 07015 और इंटू 10 to power -34, 36 नहीं 34। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होती थी, अगर आपको ध्यान है तो? याद है इसकी यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट की? नहीं याद है, मैं बताता हूं, जूल इंटू सेकेंड। अरे आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है, ई बराबर एच न्यू। यस सर। यस सर। ई बराबर एच न्यू, तो यहां से निकालोगे तो एच आ जाएगा ई बाई न्यू, ई बाई न्यू, और 1 बाई न्यू टाइम होता है तो ई इंटू टी। ई एनर्जी जूल में और वो टाइम सेकंड में। जूल इंटू सेकंड हो गया, यहां तक बताओ। यस सर। अब जूल को मैं क्या लिख सकता हूं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर बना सकते हो ना इस तरह से। देखो ये यूनिट वैसे तो होती जूल इंटू सेकेंड। जूल को मैं क्या लिख सकता हूं? ml2t-2। याद है यार ये डायमेंशंस तो? अरे वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स का क्या होता है? mlt-2। फोर्स का क्या होता है? mlt-2 इंटू एल कर दो, ml2t-2, और इंटू एक और टाइम है। तो यानी कि इस जूल इंटू सेकेंड को आप क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। हाँ भाई बताओ, क्या ये यूनिट समझ आई? क्या यूनिट कैसे लिखी है? अब देखो एसआई ने क्या किया, पहले 1 सेकेंड को डिफाइन किया, फिर 1 मीटर को डिफाइन किया, फिर कहा अब किलोग्राम को अलग से कोई प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर लाने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने कहा कि H मैंने एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, इस कांस्टेंट में 3 चीजें यूज हो रही हैं, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, वेयर 1 मीटर एंड 1 सेकंड, 1 सेकंड मैंने पहले किया है, 1 सेकंड एंड 1 मीटर आर डिफाइंड अबव। अगर आपने उनको फिक्स कर दिया और H को ये फिक्स कर दिया तो यहां से जो निकलेगा वो है आपका 1 किलोग्राम। जैसे अभी आपने पिछली डेफिनेशन दी थी एम्पियर की, उसमें कौन सा कांस्टेंट यूज किया था? एम्पियर में, एम्पियर में कौन सा कांस्टेंट यूज किया था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पहले 1 सेकंड डिफाइन करके आए, फिर ई को लिखा और उससे एम्पियर डिफाइन हुआ। यहाँ क्या हुआ? कौन सा कांस्टेंट यूज किया? किलोग्राम को डिफाइन करने। अब ये देखो आपके लिए एक अच्छा सवाल है ये, आईआईटी वाले पूछ लें कि 1 किलोग्राम इज डिफाइंड बाय यूजिंग, और वो 4 कांस्टेंट के नाम दे दे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर या कोई और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो क्या आंसर आएगा डायरेक्ट?
प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आपने कभी मान लो ये डेफिनेशन ही नहीं पढ़ी तो फिर कहाँ से सवाल होंगे। हालांकि करंट से इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये जो है दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम। भाई लिखना चाहोगे ये बताओ? यस सर। तो लिख लो फिर, इसको ढंग से लिख लो। 1 kg की ये डेफिनेशन होती है, इसको आप नोट कीजिए। और बच्चे अभी भी वही प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर को लेकर घूमते रहते हैं, जबकि डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। सर हाँ, जो फोटॉन्स होते हैं ना वो पार्टिकल होते हैं फिर वेव होते हैं? पार्टिकल। सर उनके अंदर मास तो नहीं होता ना? भाई एक पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, फोटोन के पास भी मोमेंटम होता है। एक पार्टिकल के पास एनर्जी होती है, फोटोन के पास भी एनर्जी होती है। मास इसलिए डिफाइन किया जाता है ताकि हम मोमेंटम और एनर्जी लिख पाएं। फोटोन का मोमेंटम और एनर्जी लिखने के लिए मुझे मास की जरूरत नहीं है, इसीलिए उनका मास डिफाइन नहीं हो पाता है। समझ गए हो? यस बस। सर दोबारा बताओ, बिना मास के कैसे मोमेंट? ना ना, मास होता है लेकिन वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। मास तो होगा उनका लेकिन वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती मास कैलकुलेट करने की। किसी पार्टिकल की मुझे एनर्जी निकालनी होती है, मुझे मोमेंटम निकालना होता है, वो हम फोटोन का लिख सकते हैं। हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में सारी बातें, या थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे तो हम वहाँ क्लियर करेंगे चीजें, लेकिन मास डिफाइन करने की जरूरत नहीं है उनमें। सर हाँ। जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, हाँ, उसमें ये कहा गया है कि लाइट से ज्यादा स्पीड किसी की नहीं है। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा है, ना कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसमें सर तो हाँ। सर रीजन इसका ये देखा सर मैंने गूगल पे कि फोटॉन्स का मास नहीं होता। हाँ, तो सर आप फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी, फोटॉन्स का मास नहीं होता, ये बात गलत है। फोटॉन्स का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन जब वो चलते हैं तो उनमें मोमेंटम और एनर्जी आ जाती है, तो वहां मास डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है? और लाइट जो है ना वो खुद ही फोटॉन्स हैं। लाइट के अंदर ही पार्टिकल नेचर से वो फोटोन है। लेकिन ये थोड़ा आगे की बात हो रही है, मॉडर्न फिजिक्स में जाके बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम सारा कुछ पढ़ेंगे। आप ये बताओ, 1 मिनट, चलो मैं चलूँ अब आपके सवाल से आगे। यस सर मुझे नोट कर क्या नोट हो रहा है, एक मिनट नोट कर रहे हो? ठीक है ठीक है। यार आज क्या पढ़ना था और क्या पढ़ने लग गए, पर चलो कोई बात नहीं, ये भी बहुत, मुझे लगता है बहुत मजेदार चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सर ऐसी चीजें क्लास के बीच पढ़ते तो और अच्छा लगता। ऐसी चीज अगर कहाँ पे? ऑफलाइन क्लास के बीच। भाई ये दुख तो कभी नहीं हटेगा, ये दुख तो पूरी साल अब जब तक नहीं खुलेगा चलता ही रहेगा। यूँ तो एक बात बताओ, कल परसों की क्लास की बात है कि आपके वो लाइट का जिक्र हो गया था, भगवान जाने कैसे हो गया था, हुआ था ना विबग्योर वाला पार्ट। यस सर। तो वो चीजें क्लास में तो दिखाना बड़ा आसान है। अब मैं तो फोन पे भी कोशिश कर रहा था कि कलर दिख तो रहे थे ना आपको किस तरह से। तो yes, तो ऐसी चीजों से थोड़ा सा इंटरेस्ट तो बनता ही है फिजिक्स में। चले भाई, मैं बताओ आगे बढ़ूं, नोट हो गया हो तो? यस सर। अच्छा, अब मेरा मन कर रहा है मैं एक और डेफिनेशन बता दूं। 1 केल्विन, ये भी तो एक स्टैंडर्ड
बेस यूनिट है। टेम्परेचर सारी लिखवा दो सर। सारी तो नहीं मतलब, पर ठीक है, सारी जो आपके काम की वो बता देता हूँ। नेक्स्ट इज 1 केल्विन, क्योंकि इनको याद रखना आसान है, अगर समझ के चलोगे तो याद रखना आसान है। केल्विन किसकी यूनिट होती है? टेम्परेचर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की। पुरानी डेफिनेशन चाहे कुछ थी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैंने करंट की तो पुरानी बताई, बाकियों को छोड़ो। अब फ्रॉम 2019 इसकी नई डेफिनेशन सुनो। उसमें बोला गया पहले 1 सेकंड को डिफाइन करो, कर लिया हमने, ठीक है। फिर बोले 1 मीटर को डिफाइन करो, कर लिया। फिर बोले 1 किलोग्राम को डिफाइन करो, कर लिया वो भी, ठीक है। अब बोले अब इसके बाद मुझे ये दोबारा से यहाँ लिखने की जरूरत है। हाँ सर, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल दी थी जब ये डिफाइन नहीं थे किलोग्राम वगैरह? पहले भी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो निकली पड़ी थी। एसआई ने ये कंफर्म किया है कि एग्जैक्टली यही वैल्यू है क्या, एग्जैक्टली यही वैल्यू है क्या, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया। उसके बाद बोले ये जो स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, मैंने आज आपके ग्रुप पे वो डाल रखा है, मैं अगर ये वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें लिंक भी कर दूंगा वो पेज, ग्रुप पे सेंड भी किया था। 7 कॉन्स्टेंट्स हैं, अब उनकी वैल्यू कैसे निकाली वो मेथड होंगे अलग अलग, उस पर हम अभी नहीं जा सकते हैं, उस पर हम अभी नहीं जा सकते, कारण 2 हैं। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता भी क्या क्या मेथड है, वो तो देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और ना वो हमारे सिलेबस की चीज है, हम वो पढ़ेंगे अभी, है ना, क्योंकि नहीं तो फिर एक ही चीज में होते चलेंगे। क्लियर है? चलूं मैं अब आगे बढ़ूं क्या इसमें? यस। अब देखो हम 1 केल्विन को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहां पे मैं आता हूं 1 केल्विन। अब इसके लिए फिर इन्होंने एक और कांस्टेंट यूज कर लिया। क्या आपने +1 में केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा है? यस सर। यस सर। भाई सिंबल तो पता नहीं उसको, मैं तो के बी लिखता था, आप क्या लिखते थे? खाली के लिखते थे या क्या लिखते थे? R/N। हाँ, R/Na ये हुआ करता था। अभी छोड़ो उसको, R/Na में नहीं लिख रहा हूं। इसकी वैल्यू बताओ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हुआ करती थी, बोलो। या आपको तो वही याद नहीं आ रही है जो हम याद रखते हैं? कुछ याद है? 1.38 इंटू 10⁻23। अरे Na में 10⁻23 आता है कि नहीं नीचे? R में ऊपर 8 आता है, Na में नीचे 6 आता है, 8/6। समझ गए हो ना कैसे वैल्यू है? यस सर। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू एसआई ने बताई 0649 इंटू 10⁻23। अब आप बताओ केबी की यूनिट क्या होगी? इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट आपको फिर नहीं याद, बड़ी आसान यूनिट है, जूल पर केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल पर केल्विन। और जूल को मैं क्या लिख सकता हूं? जूल को क्या लिख सकते हैं? ऊपर दिखा था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड -2, वो तो 1 सेकंड मल्टीप्लाई हुआ था ऊपर, और केल्विन इनवर्स। क्या ये समझ आया? देखो जब भी कोई 2 सेपरेट यूनिट लिखते हैं ना, हमेशा गैप देना है। अपनी तो कभी आदत नहीं रही शायद गैप देने की, है ना? क्या हम हमेशा यूनिट्स को मिला के लिखते आए हैं? ना, केवल प्रीफिक्स मिला के लिखना है, हमेशा स्पेस देना, हमेशा 2 अलग अलग यूनिट्स है। तो भाई ये डेफिनेशन है केल्विन की। बोले भाई ये आपने यहां कर दिया वेयर। अब इसकी जो यूनिट्स लगी हैं उसमें आ रहा है एक तो सेकंड, एक मीटर एंड एक किलोग्राम आर डिफाइंड अबव। तो अब देखो यार, ये भी एक सवाल बन गया, 1 केल्विन कौन से कांस्टेंट का यूज करके डिफाइन होता है? तो क्या आंसर है उसका? कौन सा कांस्टेंट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो क्या एक एक चीजें ऐड होती जा रही है कि नहीं बस उन्हीं काम में? ठीक है, नोट कीजिए, ये नोट कीजिए जैसे भी आप करते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा।
कैंडेला भी होती है ना एक। हाँ, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे, उसका रीजन है आपके 11th और 12th में कहीं भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप पढ़ेंगे नहीं। कैंडेला इज द यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ना तो वो फिजिकल क्वांटिटी हमें पढ़नी है, इसीलिए हम उसकी यूनिट पे वो पूछा भी नहीं जाना आपसे। इसके अलावा बताओ और क्या बचा, हमने कितनी कितनी डेफिनेशंस ले ली है देखना 7 में से। एक एंगल का भी होता है शायद कुछ, रुको एक मिनट, रेडियन, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। रेडियन, प्लेन रेडियन और एक हाँ स्टेरेडियन होता है वो उस पे आएंगे बाद में। अभी मुझे ये बताओ कितनी यूनिट्स आ चुकी हैं 7 में से, आज 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 जो जिक्र हो चुका है। 5 हो गई हैं। सबसे पहले हम गए थे सेकंड पे, सेकंड से डिफाइन किया एम्पियर 2, फिर मीटर 3, फिर किलोग्राम 4 और फिर केल्विन 5। हाँ 5 हो गई है ना आपकी, ठीक है। छठी यूनिट आपकी मोल होती है, वो पढ़ा होगा आपने 1 मोल। अरे छठी यूनिट क्या होती है, जैसे 1 सेकेंड, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 केल्विन, 1 एम्पियर, एक यूनिट क्या होती है 1 मोल। 1 मोल की डेफिनेशन बहुत आसान कर दी, पहले से बहुत आसान होगी। मैं डायरेक्ट उस 1 मोल की न्यू डेफिनेशन पे चलता हूँ, बता दो ना आपको 1 मोल की डेफिनेशन। भाई ये हो गया नोट। यस सर। देखिए जो 1 मोल की आपकी नई डेफिनेशन है वो इतनी सी है कि उसको सिंबल देते हैं MOL, डेफिनेशन ऑफ 1 मोल। पहले चीज कैसे भी हो, अब तो बड़ा आसान है। जैसे 1 दर्जन की डेफिनेशन क्या होती है, 1 दर्जन 12। इसी तरह क्वांटिटीज फिक्स कर दी, बस पहले भी ये फिक्स था लेकिन ऐसा ही नहीं, इस तरह डिफाइन नहीं कर रखा था। अब क्वांटिटीज फिक्स कर दी कि भाई 1 मोल का मतलब है एग्जैक्टली इतने आइटम। कितने आइटम, चलो आप बताओ। 1 मोल का मतलब है 6.02, इतना तो आप याद रखते हैं। बताओ हम क्या वैल्यू याद रखते हैं, 6.022 into 10 to the power 022। और आगे क्या इससे आगे याद किया हमने कभी? नो सर। 14076 into 10 is power 23 एंटिटीज। एंटिटीज मतलब कितने आइटम हैं। न्यू एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 मोल इतनी सी है कि भाई इतने एंटिटीज कहीं भी होंगे वो ये होगा। और यहाँ बोला गया कि इसको डिफाइन किया गया है यूजिंग ए कांस्टेंट, जिसको नाम देते हैं हम, कौन सा कांस्टेंट? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर, और उसका सिंबल Na देते हैं। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6.0221407 इंटू 10 is power 23। और उसकी जो यूनिट होती है, बताओ एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है? नहीं पता? यूनिट क्लास। ना 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 ना, नंबर ही तो हैं क्या कह रहे हो? नंबर ही तो है, यूनिट क्लास ही होता है। नहीं भाई नहीं, इस नंबर की यूनिट होती है, इस नंबर की यूनिट होती है मोल इनवर्स। हाँ, इतने आइटम्स में 1 मोल होता है, वो एक अलग तरीका है, वो एक अलग तरीका मैंने बताया भाई इतने एंटिटीज में 1 मोल है। लेकिन इसको डिफाइन किया गया है यूजिंग एवोगैड्रो कांस्टेंट, और एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है ना वो इतना यूनिट के साथ आप याद रखें, मोल इनवर्स। तो ये आप अपनी छठी डेफिनेशन भी इसमें बना लीजिए। सही वैल्यू पूरी तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना। ना 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 ना, जितने भी लिखा है। अरे नहीं, वैल्यूज याद मत रखना, बट एक आपको पता होना चाहिए ना कि क्या आइडिया है, कहाँ से ये चीजें ली गई हैं, किस तरह से डिफाइन हो रही है ना। और वैल्यूज याद मत करना, मैंने आपको अलग से वो टेबल सेंड कर दी है, और जब कभी स्कूल खुलेंगे तो आपको एक प्रिंट करके दे देंगे किसी जीपीपी में, ठीक है। इन 6 के अलावा जो एक और बचती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी है, और उसकी यूनिट जो इन्होंने बताया क्या बोलते हैं उसको? कैंडेला। कैंडेला। लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ना तो हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़ते हैं, ना हम ल्यूमिनस एफिकेसी पढ़ते हैं,
उसमें जो कांस्टेंट होता है के सी डी से डिनोट करते हैं 683 ल्यूमिनस वॉट इनवर्स उसकी वैल्यू होती है, लेकिन वो नहीं पूछा जाना है, ना वो करवाने की ज़रूरत है। हाँ, उसमें स्टेरेडियन का भी यूज़ होता है, इन्होंने अभी जिक्र किया था, आपने बोला था ना अभी रेडियन या स्टेरेडियन कुछ। यस सर, वो प्लेन और सॉलिड एंगल, रेडियन प्लेन एंगल और हाँ सॉलिड एंगल वो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। लेकिन यार फिर ये चैप्टर ही चेंज हो जाएगा। मैं आऊँ क्या अपने करंट वाले पे लौट के? अब काफ़ी टाइम हो गया है, चलें करंट वाले पार्ट पे। मिटा दूं, ये हो गया हो तो सारा? यस सर, यस सर। अब चलो कुछ 10-15 मिनट तो यार वो पढ़ो। वैसे इस काम को हम अवॉइड कर सकते थे, मैंने आपको एम्पियर डिफाइन तो शुरू में ही करवा दिया था, पहले 2 में हो गया था डिफाइन हमारा एम्पियर, एक 1 सेकेंड और फिर 1 वो ई से। लेकिन चलो ये भी पता लग गया अब आपको क्या है क्या नहीं। कलम कहाँ थे भाई, क्या टॉपिक चल रहा था हमारा? सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ था ना, केस सेकंड। अरे बताओ, केस सेकंड स्टार्ट हो गया था हमारा। यस सर, प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स। और उसमें ये बता दिया था कि पाथ कर्व्ड है कि स्ट्रेट है, या नहीं बताया था? होमवर्क दिया था, बता दिया था, पाथ कर्व होता है, कर्व होगा। और वो आपके एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल भी है, वहां से भी इन चीज़ों का जिक्र हो जाता है। डायग्राम के साथ अगर बताया हो या नहीं बताया तो बता देता हूँ कि वो जिस भी तरफ जाना चाहेगा रैंडम स्पीड से, जिधर फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में बेंड होता चलेगा। बनाया था ये वाला डायग्राम। जैसे इलेक्ट्रॉन टक्कर के बाद इधर जाना चाहे, मान लो रैंडम स्पीड की वजह से, लेकिन वो फोर्स इधर लग रहा है, तो वो यूं कर्व्ड पाथ लेगा, फिर अगली टक्कर हो जाएगी। समझ गए हो कि नहीं ये वाला? मतलब इलेक्ट्रॉन का पाथ इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड तो कैसा होगा? इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड कैसा होगा? कर्व। इसको कई बार बच्चा गलत कर जाता है, उल्टे आंसर दे जाता है, वो से लगता है जिग-जैग दिखाते हैं तो वो स्ट्रेट ही होगा। चलो ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स वहां लिख चुके थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। कितने पॉइंट लिखे थे, क्या कुछ ध्यान है? 2, 3, 4, क्या कितने पॉइंट लिखे हैं उसमें केस सेकंड में? 4 पॉइंट लिखे सर। आपने एक क्वेश्चन दिया था, क्या? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं बता देता हूँ आपको, फटाफट बता देता हूँ। नेट में मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला यार? इंट्रोडक्शन पेज पे देखा आपने बुक में? बुक में? अरे मैंने क्या कहा था, कहाँ देखना है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट, केवल इंट्रोडक्शन टॉपिक, उसके नीचे स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट। मैंने कहा था वहीं आसपास ढूंढना। ये पेज नंबर जो सेकंड है 94 पे, ऊपर एक पैराग्राफ है, टॉपिक 3.2 का लास्ट पैराग्राफ, और उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ वैसे आपको, वहां से पढ़ लेना। पेज नंबर 94 पे है, जो हमारे हाउस होल्ड सप्लाई होती है उसमें करंट फ्लो करता है 1 एम्पियर की रेंज का, जो अपने घरों में जो करंट फ्लो करते हैं। जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो नर्वस सिस्टम से और करंट जाता है वो माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है। और जो एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग होती है उसमें करंट किस रेंज का होता है? थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर, बहुत ज्यादा। क्या मिल गई क्या ये लाइन है? वहां पेज नंबर 94 पे टॉपिक 3.3 स्टार्ट होने से जस्ट ऊपर लास्ट पैराग्राफ में ये चीजें दे रखी हैं। हाँ भाई, ऑर्डर आपको समझ आ गया क्या सभी बच्चों को? मैं बता रहा हूँ तो अभी। यस सर, मिलेगा। हमारी बॉडी में 1 एम्पियर का करंट फ्लो, ना हमारे घर में 1 एम्पियर के आसपास का करंट फ्लो करता है, हमारी बॉडी में माइक्रो एम्पियर का, और एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग में 10,000 एम्पियर के आसपास। ठीक है, लिख लेना ये अपने उसमें, अगर आंसर आपको लिखने हो। चलो मैं आगे बढ़ू ना। तो अगला हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कल एक टर्म आ चुकी थी ड्रिफ्ट स्पीड जैसी, कि भाई एक रैंडम मोशन होता है उसके ऊपर सुपर इम्पोज होता है ड्रिफ्ट मोशन। यस। और जो करंट होगा वो करंट केवल ड्रिफ्ट मोशन की वजह से होता है, ना कि रैंडम मोशन की वजह से। तो अब हम उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होगा, सुनिए।
पहली बात, जैसे ये कोई कंडक्टर है, मैं अभी रैंडम मोशन को छोड़ रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए रैंडम मोशन को छोड़ रहा हूं, मैं ओनली एंड ओनली ड्रिफ्ट मोशन को देख रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन है। मान लो आपने ये एंड दिया पॉजिटिव और ये एंड दिया नेगेटिव, तो इसका मतलब फील्ड तो इधर होगा, फील्ड इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, ड्रिफ्ट किधर होगा, इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ। ऐसा है, मैं टेढ़ा मेढ़ा मोशन नहीं दिखा रहा हूं, मैं रैंडम मोशन को अभी इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि उसकी वजह से करंट नहीं है। तो जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी वो पीछे की तरफ आएगी ना, इस तरह से। अब मान लो इलेक्ट्रॉन का यहां कोई कोलिजन हुआ था, सपोज इलेक्ट्रॉन का यहां कोई कोलिजन हुआ था t बराबर 0 पे, उसके जस्ट बाद ये दोबारा से स्टार्ट होगा, तो क्या ड्रिफ्ट स्पीड एकदम फिर से 0 से बढ़नी स्टार्ट होगी कि नहीं? रैंडम स्पीड रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं, वो छोड़ो। और मान लो अगली कोलिजन यहां होगी, कोई t1 टाइम पे अगला कोलिजन हुआ, तो क्या कोलिजन से जस्ट पहले ये मैक्सिमम स्पीड गेन कर चुका होगा? यस। और टक्कर होते ही फिर से रुक गया। तो मुझे डिफाइन करना है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब होगा एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। इसके दो तरीके हैं कि आप एवरेज का मतलब क्या लेते हो, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कुछ नहीं मेंशन तो कौन सा तरीका लेना है। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड एक आपका है एनसीईआरटी वर्जन, ये ज्यादा स्टैंडर्ड रहेगा क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक ये है, तो हम ये वाला एवरेज का मतलब लेके चलेंगे। दूसरा जो हम पढ़ेंगे एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, यहां जो हम देख रहे होंगे एचसीवी वर्जन, गलत कोई भी नहीं है, दोनों सही हैं, दोनों ने एवरेज का मतलब अलग अलग ले रखा है, इसीलिए एक्सप्रेशन अलग अलग है। लेकिन आपको एक बात तो समझ आ रही है, कौन सी बुक ज्यादा स्टैंडर्ड बुक मानी जाएगी, एनसीईआरटी की एचसीवी? एनसीईआरटी। तो हम कुछ नहीं मेंशन किया तो एवरेज का मतलब ये लेंगे जो इधर है। एनसीईआरटी बुक क्या कहती है कि एवरेज का मतलब है, आप इसे डिनोट तो सीधा वीडी से करेंगे, एवरेज सिंबल भी लगाने की जरूरत नहीं है। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब है कि एवरेज वैल्यू ऑफ maximum speed acquired by all the electrons before collision। और वो जो वर्जन है वो कहता है कि एवरेज स्पीड का मतलब लेना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड लेनी है, स्पीड ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, एक फैक्टर का फर्क आ जाएगा, लेकिन मतलब बताता हूं आपको। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, टक्कर से जस्ट पहले उसकी स्पीड है v1 और यहां आके इसकी टक्कर होगी, वो कहीं से स्टार्ट हुआ था t बराबर 0 पे, और यहां आके वो रुकता है t इक्वल टू t1 पे। या आपने कोई पहला इलेक्ट्रॉन लिया। अच्छा अब ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? भाई E आगे फील्ड था तो फोर्स किधर लग रहा था? पीछे। कितना लग रहा था? फोर्स कितना लगेगा? E इंटू ई लगेगा। QE मतलब E इंटू ई, है ना? E चार्ज होता है इस पे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन भी पीछे ही थी, जिधर फोर्स होगा उधर ही तो एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन होगी फोर्स अपॉन मास। तो क्या एक्सेलरेशन E बाई m होगी कि नहीं? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। और इसमें सब कुछ कांस्टेंट्स हैं, कोई वेरिएबल नहीं है। आपने बाहर से कोई बैटरी वैटरी लगा रखी है तो फील्ड भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर आप चलोगे तो क्या v इक्वल टू u प्लस at में लगा सकता हूँ ड्रिफ्ट स्पीड के लिए?
हाँ भाई बताओ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस सर। तो v1 आपका हुआ 0 प्लस ई बाई एम इंटू T1। ऐसे ही कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो t बराबर 0 पे यहां से स्टार्ट हुआ, यहां वो आके टकराता है विद स्पीड v2, और मान लो उसकी टक्कर का टाइम है t2, तो भाई v2 कितना होगा? आप जब लिखें तो आप चाहिए इधर लिख सकते हो, मेरे पास तो जगह नहीं, मैं उधर ही लिख रहा हूँ। v2 कितना होगा? 0 प्लस ई बाई एम और इंटू T2। सर हाँ। एक बार ये डेफिनेशन दोबारा बताना, एवरेज वेलोसिटी की एसआईटी वाली। ये वाली, हाँ। एक इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा है, टक्कर से जस्ट पहले जो उनकी स्पीड है उनकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मान लो कोई nth इलेक्ट्रॉन आके टकराया, सपोज ये कोई nth इलेक्ट्रॉन आके टकराया, वो भी कहीं से शुरू हुआ होगा 0 स्पीड से, और क्योंकि टक्कर के जस्ट बाद 0 हो जाती है, और vn से आके टकराया, और मान लो t बराबर 0 पे ये चला था और t बराबर tn पे आके टकराया है, तो भाई इसका क्या इक्वेशन बनेगी vn का? 0 प्लस ई बाई एम इंटू Tn। अब जो आपकी ये वाली डेफिनेशन है एनसीईआरटी वर्जन, या जो ज्यादा स्टैंडर्ड वर्जन हम मानेंगे, वो कहता है कि एवरेज v, इन सब की एवरेज निकाल दो, मतलब v1 प्लस v2 प्लस कंटिन्यूड अप टू vn डिवाइडेड बाई n। भाई मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, क्या दिख पा रहा है? क्या जगह कम है यहाँ पे? क्लियर है? यस। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये सारी वैल्यू पुट करें तो क्या कॉमन आ गया इसमें? क्या कॉमन आ रहा है? ई बाई एम, और अंदर एक ऐसी जानी पहचानी टर्म बचेगी जो शायद कल आपने केस फर्स्ट में डिफाइन की थी। क्या कोई रिलैक्सेशन टाइम जैसी चीज आई थी? एवरेज टाइम था ना, एक रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि इस तरीके से जो मैंने एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकाला उसको हम वीडी बोलेंगे। वीडी मेरा एक्सप्रेशन आया ई बाई एम इंटू टो। ये हमारे लिए ज्यादा स्टैंडर्ड रहेगा, या फिर कहीं पे मीनिंग क्लियर कर रखा हो कि भाई कौन सा लेना है। एक्चुअली इसको ज्यादा फॉलो करना है, इसको ज्यादा फॉलो करना है, वो तभी लेना है जब स्पेसिफाई कर रखा हो कि ये एवरेज का मतलब। पहले ये बताओ, क्या ये एक्सप्रेशन क्लियर हो गया क्या इधर वाला? यस सर। ठीक है। अब उधर वाला देखिए आप, सेकंड साइड का मैं अगर बात करूं, वो तो कहता है कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लो। अब अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन लेता हूं तो मैं कोई T1 T2 T3 की बात नहीं करूंगा, मैं उसे एवरेज टाइम टो के बाद टक्कर मरवाऊंगा, उसकी एवरेज टाइम टो के बाद। सपोज यहां से वो किसी कोलिजन से स्टार्ट हुआ है u0, और यहां वो आके टकराता है विद सम मैक्सिमम स्पीड v, और जो टाइम उसको लगेगा, अब मुझे T1 T2 नहीं, मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है, तो मैं उस टाइम को मानूंगा रिलैक्सेशन टाइम टो। एक्सेलरेशन उसकी वही है, एक्सेलरेशन उसकी वही है ई बाई एम। यहां से यहां तक की एवरेज, यहां से यहां तक की एवरेज बताओ कैसे निकाले? ये एवरेज कैसे निकाले? प्लस v बाई 2। हाँ, जब कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती थी, आपने पढ़ा है कि एवरेज डायरेक्ट निकलता है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। यस। ये तो शायद एक दो दिन पहले उसमें लीनियर रिलेशन में भी आया था ना, ये है ना। तो सिंस a इज कांस्टेंट, सिंस a इज कांस्टेंट, तो जो एवरेज भी होगा मैं उसको लिख सकता हूं u प्लस वी बाई 2। अच्छा, v कितनी होगी? v इक्वल टू यू प्लस 80 से ये v कितना होगा? v इक्वल टू यू प्लस 80 से 80 ई बाई एम इंटू टो हो जाएगा। यस सर। तो ये आपका आया 0 प्लस ई बाई एम इंटू टो डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं ये वाला काम आगे लेके चलूं तो मेरा जो एवरेज भी मतलब वीडी निकल के आ रहा है, वो कितना निकल के आ रहा है? ई बाई 2m इंटू टो। तो आप बताओ, दोनों डेफिनेशंस में एक 2 फैक्टर का फर्क आया बस। हाँ भाई, यस सर। है ना। अगर कुछ नहीं मेंशन कर रखा है तो ये यूज करना है। ये बात आप दिमाग में रखना कि
अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक कि कोई एवरेज की डेफिनेशन के बारे में ना बताया हो, यूज VD इज इक्वल टू EE बाई M इंटू टॉ। और ये जो VD का ऑर्डर होता है, ऑर्डर पता नहीं कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था, मुझे नहीं ध्यान है। ऑर्डर ऑफ VD दैट इज नियरली 10 टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस चीज को ना, इधर वाली चीज को आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की मैं बात करूं, डिस्टेंस निकल जाएगा हाफ AT स्क्वायर से, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझ रहे होगे ये वाला तरीका भी? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो है हाफ AT स्क्वायर टाउ स्क्वायर, और टोटल टाइम है टाउ, तो हाफ A टाउ स्क्वायर बाई टाउ, यानी कि A टाउ बाई टाउ, तो उससे भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? आप उससे लिखना चाहो उससे भी लिख सकते हो। आज हमने थोड़ी देर ये पढ़ा। हाँ जी, कोई डाउट है तो इसमें अभी पूछो पहले। नहीं डाउट है तो आप ये नोट कीजिए, और ये बस इसके बाद हम और क्लास को आगे नहीं लेके चल रहे हैं, या आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर चीज छोड़ देना क्लास। ठीक है, ये नोट कर रहे हो या मैं लीव करूं क्लास, ये बताओ। मैंने आपके ग्रुप पे भी सेंड कर दिया, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, इससे आगे हम कल पढ़ते हैं।